जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का बायोलॉजी सीरीज का उत्तक टॉपिक रहने वाला है। इसमें उत्तक टॉपिक और मस्कुलर सिस्टम यानी कि पीसीए तंत्र दो टॉपिक को कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान या औत्तिकी, इसको इंग्लिश में याद सबसे अच्छा रहता है कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो और इंग्लिश में पूछता भी है कि उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक यानी कि उत्तक का अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेली फिश में हुआ था। सबसे पहले उत्तक का विकास से किस जीव में हुआ था? तो हाइड्रा जेली फिश में हुआ था। और यह किस संघ का जीव है? तो सिलिंट्रेटा संघ का जीव है। यह हाइड्रा जेली फिश के संघ का जीव है, तो सिलिंट्रेटा संघ का। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तक होता है पेशीय उत्तक। पहला उत्तक का नाम है पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। दूसरा है तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन टिश्यू। तीसरा है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। और अंतिम है उपकला उत्तक या एडिपोज उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। पहला देखते हैं लोग कि पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू यह क्या होता है? तो इस उत्तक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती हैं। किस उत्तक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है? तो पेशीय उत्तक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है? तो शरीर की रक्षा प्रदान करना होता है, पेशीय उत्तक का कार्य होता है। इसे संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है पेशीय उत्तक को। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है। इससे उत्तक की कोशिका कैसी होती है? तो लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इससे तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मानव में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो मानव में कुल 639 से मांसपेशियां पाई जाती हैं। दूसरा है हम लोग का तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरॉन टिश्यू। इस उत्तक से मस्तिष्क से मेरुरज्जु को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है कि इस उत्तक से मस्तिष्क से ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं नर्वस से बने होते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या करते हैं? सूचनाओं को, हमारे जो भी ब्रेन में सूचनाएं जाती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। इस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। पहले चैप्टर में ही हम लोग पढ़े, लेकिन न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है। अब है संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। तीसरा है हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू। यह उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह क्या करता है कि विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये सारे एग्जाम्पल दे देता है। जैसे अस्थि देगा, रक्त देगा, लसिका, और पूछ देता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, लसिका किस प्रकार का उत्तक है और अस्थि किस प्रकार का उत्तक है। तो ये जितने उदाहरण, ये सब संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से? तो अस्थि हो जाएगा यानी बोन, रक्त ब्लड हो जाएगा, और लसिका इसका उदाहरण हो जाएगा। नोट में देखते हैं लोग, रक्त तरल संवहन उत्तक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? रक्त हमारे शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है। बोन सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। बोन किसकी बनी होती है? तो सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है हमारी बोन। चौथा है उपकला या एडिपोज उत्तक के इसे इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इससे त्वचा बनता है। इसे क्या होता है? उपकला उत्तक से तो हमारी शरीर की त्वचा का निर्माण एडिपोज उत्तक से ही हुआ रहता है। शरीर की आंतरिक अंगों यानी कि जैसे फेफड़ा हो गया, फेफड़ा के बाद किडनी हो गया, आंतरिक अंगों की बाहरी परत इस उत्तक की बनी होती है। इस उत्तक से शरीर के जो आंतरिक अंगों के बाहरी परत होते हैं, इसी उत्तक से उसका निर्माण हुआ रहता है, जैसे उपकला या एडिपोज उत्तक से। यह वसा क्या करता है? संग्रह करता है तथा उत्तकों के बीच के स्थान को भरता है, और उत्तकों के बीच के स्थान को भी भरता है एडिपोज उत्तक। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। बुढ़ापे में जो बूढ़े लोगों के चेहरे में झुर्रियाँ पड़ती है, किस कारण पड़ती है? तो वसा फैट के कमी के कारण चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा क्या होता है? हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। क्या होता है कि वसा बहुत ही हल्का होता है, इसलिए अगर किसी की बॉडी ज़्यादा मोटी होती है तो उसका स्थान भी ज़्यादा घेरता है। महिलाओं में वसा पुरुष की तुलना में अधिक होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक के वसा पाया जाता है।
पुरुषों में वसा यानी कि पुरुषों में वसा कम होने के कारण उनका शरीर कैसा होता है, तो उनका शरीर गठीला होता है। पुरुषों में वसा की कमी के कारण उनका शरीर गठीला होता है। अब हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। उसका वन लाइनर देखते हैं लोग। टिश्यू चैप्टर समाप्त हो गया। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो क्या कहलाते हैं, तो ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊतकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, तो जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। इपिथीलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करता है। कौन करता है, संयोजी ऊतक। इसके उदाहरण कौन जाएंगे, रक्त ऊतक, लिगामेंट और कार्टिलेज आदि। जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो बाहरी एवं भीतरी और स्वतंत्र सतहों पर उपकला या एडिपोज ऊतक पाए जाते हैं। उपकला को इंग्लिश में एडिपोजी कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में कुल कितनी 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। शरीर में होने वाले सभी प्रकार की अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो तंत्रिका ऊतक करता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो तंत्रिका ऊतक के नियंत्रित करता है। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स एवं न्यूरोलिया जैसे 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। इसको देखते हैं लोग कि मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है मांसपेशियां, तो यह शरीर के अंदर के भाग में पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है, तो सार्टोरियस है। और वह कहाँ पाई जाती है, तो यह जांघ में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मांसपेशियों की कुल संख्या 639 और सबसे लंबी मांसपेशी कौन हो जाएंगी, तो सार्टोरियस से जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी मांसपेशी एस्टिपर जो कान में होती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस नितंब पेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस से। मांसपेशियों में मायोसिन नामक के प्रोटीन पाया जाता है। ये कहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशियों में मायोसिन नामक के प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन नामक प्रोटीन। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। जब हम लोग रनिंग करते हैं लोग, तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो वह क्यों होता है, तो उससे घुटने के पास से लैक्टिक एसिड के जमाव का कारण उसमें थकान महसूस होता है, जिस कारण वहाँ पर क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। इस ऊतक का मुख्य कार्य जीवों का प्रजनन। इस ऊतक का मुख्य कार्य जीवों को प्रचलन में मदद करना। क्या है, प्रचलन में मदद करना। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। पहली मांसपेशी का नाम क्या है, तो ऐच्छिक मांसपेशी। दूसरी अनैच्छिक मांसपेशी। तीसरी हृदय मांसपेशी। पहले में देखते हैं लोग क्या कर रहा है कि ऐच्छिक मांसपेशी वॉलेंट्री मसल्स। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ऐच्छिक के मांसपेशियां हमारे कैसे कार्य करती है, तो हमारे इच्छा अनुसार यह कार्य करती हैं। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं, तो कंकाल से जुड़ी रहती हैं। अतः इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इसमें लाइट बैंड या डार्क बैंड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों पाया जाता है। इस पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भार का 50% होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐच्छिक के मांसपेशियों में लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। और यह पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भार का कितना होता है, तो 50% होता है। दूसरा अनैच्छिक के पेशियां। अनैच्छिक क्या होता है, अनवॉलेंट्री मसल से। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। या कैसे कार्य करती हैं, तो अपने इच्छा अनुसार, यानी कि हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती हैं। ये किससे नहीं जुड़ी रहती हैं, तो कंकाल से नहीं जुड़ी रहती हैं। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। कौन सी पेशियों में लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है, तो अनैच्छिक पेशियों में लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र, आइरिस, ब्रिसन, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है।
ये जो अनैच्छिक की पेशियाँ हैं वह कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, उसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं लोग कि आँख यानी कि आइरिस में पाया जाता है, ब्रिसन में पाया जाता है, या जहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मूत्रवाहिनी और रक्तवाहिनी में पाया जाता है। अगला हम लोग का कि हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल, ये अनैच्छिक के पेशियों का ही एक प्रकार है। यह किसके प्रकार है? तो अनैच्छिक पेशिया का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो हृदय पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं। यह भी हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये भी अपने यानी कि हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। दिमाग में देखते हैं लोग क्या कर रहा है कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलेक्सर करता है। कौन करता है? सेलेक्सर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती है। फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं लोग कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलेक्सर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, और जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती हैं। यहाँ पे हम लोग के चित्र में देख सकते हैं लोग कि जो सार्टोरियस मसल्स होते हैं ये कहाँ पे होता है? यही सार्टोरियस मसल का चित्र है, ये जो आया यहाँ से, इसी को सार्टोरियस से मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्टोरियस मसल कहते हैं। रेखित एवं अव्यय ऑनलाइन क्वेश्चन है कि स्मरणीय तथ्य के रूप में देखते हैं लोग कि उत्तक और पेशीय तंत्र का स्मरणीय तथ्य क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखते हैं लोग कि रेखित एवं ऐच्छिक की पेशियाँ पादपों में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? रेखित और ऐच्छिक पेशियाँ तो यह पादपों में देखने को मिलती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती हैं। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टामिन का स्रावन करती हैं। यह किसका स्रावन करती है? मास्ट कोशिकाएं तो सीरोटोनिन, हिपैटिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? तो उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो यह जल होता है। 80% से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है सेल में? तो जल पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। यह जो तंत्रिका तंतु होता है वह संयोजी ऊतक के घटक नहीं होता है। रेखित पेशी में मायोसिन तथा एक्टिन प्रमुख प्रोटीन हैं। रेखित पेशी में मायोसिन तथा एक्टिन प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियाँ अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर यानी कि ब्लड भी एक प्रकार का क्या होता है? तो ऊतक होता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीसेट ने किया था। किसने किया था? तो बीसेट ने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक के द्रव्य के माध्यम से होता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो ऊतक के द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अतरंगों को उदाहरण देखते हैं लोग कि ठोस अतरंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ठोस अतरंग जैसे जीभ, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपरी परत पर किसका आवरण देखा जाता है? तो इपिथीलियम ऊतक का आवरण देखा जाता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। किससे? ऊतक के द्वारा होता है। तो घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा होता है जब त्वचा पर हमें चोट लगती है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती हैं। मास्ट कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो यह संयोजी ऊतक में मिलती हैं। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं त्वचा को? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं त्वचा को। हृदय पेशियाँ केवल हृदय भित्ति यानी कि हार्ट वाल में पाई जाती हैं। हृदय पेशियाँ केवल कहाँ पाई जाती है? तो हृदय भित्ति हार्ट वाल में पाई जाती हैं। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय पेशी जो होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियाँ मानव शरीर का औसत 40% से लेकर 50% भाग बनाती हैं। पेशियाँ मानव शरीर का औसत कितना भाग बनाती हैं? तो 40 से लेकर 50% भाग बनाती हैं। पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। पेशी जो तंतु होता है उसके आवरण को क्या कहा जाता है? तो सार्कोलेमा कहा जाता है, और इसमें पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? तो सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकी हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। किसके द्वारा होता है? शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं। या कहाँ पाए जाते हैं? तो हृदय में पाए जाते हैं। और ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्य दर से धड़कता रहेगा। अब हम लोग जितना थ्योरी बेस से क्वेश्चन पढ़े हैं लोग, उसका ऑब्जेक्टिव आ गया है, तो उसको ऑब्जेक्टिव को भी देख लिया जाता है। जो खान सर का ये 23 वाला नोट्स है जो हम लोग के कवर कर रहे हैं लोग इस वीडियो में, वह 2023 का नोट्स है। तो जो अपडेटेड नोट्स आया है 2024 में, उसको जब ये खत्म हो जाएगा 23 वाला, तो हम उसको कवर करा देंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, तो वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी सजीव बने होते हैं। सभी सजीव किससे बने होते हैं? तो सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? तो अमीबा है। एक कोशिकीय जीव कौन है? तो अमीबा है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वह उत्तक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द किसने दिया था? तो उत्तक शब्द सबसे पहले बीसेट ने दिया था। बीसेट ने इसको दिया था। अब है हम लोग का अगला क्वेश्चन कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी के जनक के किसे कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी के जनक के मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। मार्सेलो मेलपिगी को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि जंतु उत्तक का प्रकार कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक यह जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। यह किसका उत्तक है? तो यह पादप उत्तक का प्रकार है। यह पादप उत्तक है फ्लोएम। 8वां क्वेश्चन है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो एपिथेलियम उत्तक कहलाता है। वह एपिथेलियम उत्तक कहलाता है। इसे हिंदी में उपकला उत्तक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य रक्षा करना होता है। क्या कार्य होता है उसका मुख्य कार्य? तो रक्षा प्रदान करना। 10वां क्वेश्चन है कि इपिथेलियम उत्तक का उद्गम कहाँ से हुआ है? इपिथेलियम उत्तक का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इनमें से सभी, यानी कि बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंत जनन स्तर, यानी कि तीनों से एपिथेलियम उत्तकों का निर्माण होता है। और इसका सही आंसर रहेगा इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन है कि डैश की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। कैसा होता है? अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एपिथेलियम उत्तक के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। यानी कि इसमें से एक सारे कथन सत्य दिया गया है, एक ही कथन असत्य है, तो उससे असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त इसका उदाहरण है। एपिथेलियम उत्तक का उदाहरण रक्त नहीं होता है। यह किसका उदाहरण होता है? तो यह संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है, रक्त। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्की एपिथेलियम उत्तक। सल्की एपिथेलियम उत्तक विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। ये सर का जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हमें जितना हो सका है हमसे उतना क्रॉस चेक किए हैं। यानी कि हम क्रॉस चेक करके देखे हैं कि क्या सही है आंसर शीट में। तो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ थे तो उसको सही कर दिए। जितना मिला है उसको हम सही किए हैं, जितना नहीं मिला है उसको जो आंसर शीट में दिया गया है आंसर शीट के हिसाब से हम आंसर कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि त्वचा क्या है? त्वचा है तो त्वचा अस्तरित सल्की एपिथेलियम है। यह क्या है? अस्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। सल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है तो आहार नली में भी देखा जाता है, कोशिकाओं में भी देखा जाता है और कुपिकाओं में देखा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी में सल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? यानी कि इसमें से 4 मिलान दिया गया है, उसमें से चेक करना हम लोग का कि गलत कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्तरित सल्पी एपिथेलियम उत्तक पक्षाभ कोशिका, ये नहीं होता है। अस्तरित सल्पी एपिथेलियम उत्तक पक्षाभ कोशिकाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है घनाकार और स्तंभाकार उत्तक मदद करते हैं। घनाकार और स्तंभाकार उत्तक मदद करते हैं तो अवशोषण में भी मदद करते हैं, स्राव में भी मदद करते हैं और उत्सर्जन में भी मदद करते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग
कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा घनाकार इपिथीलियम ऊतक। घनाकार इपिथीलियम ऊतक होता है जो वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक के सहारा प्रदान करता है। उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। वह कौन सा ऊतक है जो ग्रंथि का निर्माण करता है? तो ग्रंथि का निर्माण करने वाला ऊतक क्या हो जाएगा? घनाकार इपिथीलियम ऊतक ही ग्रंथियों का निर्माण करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घनाकार इपिथीलियम ऊतक। एक कोशिकीय ग्रंथि है। एक कोशिकीय ग्रंथि कौन है? तो गॉबलेट ग्रंथि जो है वह एक कोशिकीय ग्रंथि है, बाकी ये सब एक कोशिकीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में स्तंभाकार इपिथीलियम ऊतक के पास पक्षाभ होते हैं। डैश में स्तंभाकार इपिथीलियम ऊतक के पास पक्षाभ होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि श्वास नली और डिंबवाहिनी नलिका में स्तंभाकार इपिथीलियम ऊतक के पास पक्षाभ होते हैं। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। डैश श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं। तो पक्षाभ श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षाभ। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करती हैं, किस ऊतक से संबंधित है? तो यह सल्की एपिथेलियम ऊतक से संबंधित है। किससे? सल्की एपिथेलियम ऊतक से, यानी कि इसका सही आंसर सल्की एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एपिथेलियम ऊतक निम्न कार्य करता है। एपिथेलियम ऊतक कौन कौन से कार्य करता है? तो रक्षा, स्रावन एवं अवशोषण, ये तीनों कार्य किसका होता है? एपिथेलियम ऊतक का होता है। अगला क्वेश्चन है किरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य कथन चुनें। किरेटिन जो प्रोटीन होता है उसके संबंध में असत्य कथन चुनना है। तो यह जल के लिए पारगम्य है। यह जो कथन किया गया है यह असत्य है। यह जल के लिए पारगम्य नहीं होता है, या क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है तो किरेटिन प्रोटीन सारे में पाए जाते हैं। त्वचा में पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है और बालों में पाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री डैश होती हैं। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री क्या होती है? तो अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री हो सकती हैं। तो संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री हो सकती हैं इनमें से सभी, यानी कि तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, जेली जैसा भी हो सकता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है। संयोजी ऊतक का कौन सा कार्य नहीं है? तो एंजाइम स्रावित करना संयोजी ऊतक का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण त्वचा नहीं होता है। त्वचा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डैश संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो यह, यानी कि अस्थि, रक्त और उपास्थि और रक्त, ये सब सारे क्या होते हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक तो रुधिर, यानी कि ब्लड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। जो अस्थि संयोजी ऊतक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर का आकार देना, शरीर को आकार देना ये भी होता है। मांसपेशियों को सहारा देना ये भी सही है। अंगों को सहारा देना, यानी कि इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा कि अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को आकार देना, मांसपेशियों को सहारा देना और अंगों को सहारा देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है। निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? तो अस्थि जो होता है वह मजबूत और कठोर ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि की अधात्री डैश होती है। तो अस्थि की अधात्री क्या होती है? तो कठोर होती है। अस्थि की अधात्री कठोर होती है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि की अधात्री बनी होती हैं। जो अस्थि की अधात्री होती है वो किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे डैश कहते हैं से जुड़ी होती हैं। तो यह स्नायु से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती हैं? तो स्नायु, यहाँ पे स्नायु होगा, स्नायु से जुड़ी होती हैं। दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है। यहाँ से संयोजी ऊतक का सही युग्म पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रुधिर और अस्थि जो होता है वह संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक डैश अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। जो संयोजी ऊतक होता है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो यह कंडरा होता है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है।
संयोजी उत्तक नहीं है, तो ग्रंथिल जो होता है यह संयोजी उत्तक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, डैश डैश की अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो उपास्थि जो होती है, उपास्थि की अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की, डैश अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती हैं। अस्थियों में जो जोड़ पाया जाता है उसको चिकना किसके कारण बनता है? तो उपास्थियाँ जो होती हैं, उपास्थियाँ अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, डैश डैश की उपास्थि के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। तो उपास्थि यहाँ पे होगा इसका सही आंसर की उपास्थि की उपस्थिति के कारण ही अपना बाह्य यानी कि बाहर का जो कान होता है उसको मोड़ सकते हैं। किसके कारण? उपास्थि के कारण। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि उपस्थित होती हैं। उपास्थि किस में उपस्थित होती हैं? तो इनमें से सभी, कान में भी उपस्थित होता है, नाक में भी उपस्थित होता है और हड्डी में भी उपस्थित होता है, यानी कि इनमें से सभी। उपास्थि वैसी हड्डी होती है, वह सॉफ्ट होती है और मुड़ सकती है। तो हम लोग जो कान की हड्डी छूकर महसूस करेंगे लोग कि यह मुड़ जा रही है, और नाक की भी हड्डी मुड़ जाती है और कान की भी हड्डी मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि एरिओलर संयोजी उत्तक पाया जाता है, तो यह किस में पाया जाता है? तो इनमें से सभी, यानी कि अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिका के चारों ओर भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 46 नंबर, एरिओलर उत्तक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है, यानी कि यह कार्य दिया गया है और इनमें से कौन सा एक मुख्य कार्य है जो एरिओलर उत्तक नहीं करता है? तो एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करना इसका कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक जो वसा को संचित करता है, तो वसा को कौन सा उत्तक संचित करता है? तो एडिपोज यानी कि उपकला उत्तक वसा को संचित करता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं वस की बूंदों में भरी होती हैं। कोशिकाएं वस की बूंदों में भरी होती हैं, तो एडिपोज होता है जो एडिपोज उत्तक की कोशिकाएं वस की बूंदों में भरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डैश संग्रहित होने के कारण एडिपोज उत्तक उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। तो किसके कारण? तो वसा, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसा संग्रहित होने के कारण एडिपोज उत्तक उष्मीय कुचालक का कार्य भी इसका कार्य उष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त की तरह अधात्री भाग को डैश कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैवेर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि में इस तंत्र को देखा जाता है। हैवेर्सियन तंत्र को अस्थि में पाया जाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो मास्ट कोशिकाएं हिपेरिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन ये तीनों स्रावित करती हैं। मास्ट कोशिकाएं इन तीनों को स्रावित करती हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, यानी कि इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? तो हिस्टामिन जो होता है जो रक्त संवहन को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है? तो रक्त संवहन को सीरोटोनिन घटाता है। सीरोटोनिन के कारण रक्त संवहन घटता है। गॉबलेट कोशिका स्रावित करती हैं, गॉबलेट कोशिका म्यूकस स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? म्यूकस को स्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तक का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक उत्तक का उदाहरण? तो रक्त जो होता है यह उत्तक का उदाहरण होता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किसी जीवित कोशिका या उत्तकों की मृत्यु को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो किसी भी जीवित कोशिका या उत्तकों की मृत्यु को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। और नेफ्रोसिस किसे कहते हैं? तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। हम लोग कोशिका चैप्टर में पढ़े थे लोग। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण के लिए कोशिकाओं या उत्तकों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? तो बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी कहलाता है। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या उत्तकों को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होती है? मोटापा किसके कारण होती है? तो वसामय उत्तक के कारण होती है। किसके कारण? वसामय उत्तक के कारण मोटापा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? गर्म रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो वसामय उत्तक के कारण हमारा शरीर क्या होता है कि गर्म रहता है। यहाँ पे उत्तम नहीं होगा, उत्तक होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो ऊँट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। किसका? वसामय उत्तक का बना होता है।
जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? तो केरोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग केरोटीन के बने होते हैं। एक कोशिका में डीएनए है। एक कोशिका में डीएनए क्या होता है? तो यह डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाती है? तो लिम्फोसाइट कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। हाइपरप्लासिया क्या होता है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हाइपरप्लासिया क्या होता है? तो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को हाइपरप्लासिया कहते हैं। हाइपरप्लासिया क्या किसे कहा जाता है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को। ब्लबर संबंधित है। ब्लबर किससे संबंधित है? तो यह एडिपोज ऊतक से संबंधित है ब्लबर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? इनमें से यहाँ दिया गया है ऑप्शन, तो जीवाणु जो होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। क्या? जीवाणु सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? तो श्वेत रक्त कणिका यानी कि आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी की असामान्य वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन कौन होता है? तो एंजाइम जो होता है वह रेशेदार प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, रेशेदार प्रोटीन यह नहीं होता है। बाकी कोलेजन, क्रिएटिन, इलास्टिन ये सब रेशेदार प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? तो कोलेजन, जो कोलेजन होता है, कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो स्पंजी ऊतक जो होता है, स्पंजी अस्थि या संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है सभी जटिल जंतुओं में डैश प्रकार के मूल ऊतक के पाए जाते हैं? तो सभी जटिल जंतुओं में चार प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन नहीं है? तो त्वचा जो होता है वह संयोजी ऊतक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर ऊतक कौन होता है? तो अस्थि। सबसे कठोर ऊतक के रूप में हम लोग अस्थि को जानते हैं लोग। सबसे मुलायम ऊतक, अगला क्वेश्चन है सबसे मुलायम ऊतक कौन है? तो रुधिर यानी कि ब्लड सबसे मुलायम ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है? कंकाल ऊतक का उदाहरण उपास्थि होता है। कंकाल ऊतक का उदाहरण उपास्थि है। निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? अगला क्वेश्चन है श्वेत ऊतक, तो टेंडन जो होता है वह श्वेत ऊतक का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है? पीला रेशेदार ऊतक लिगामेंट है। यह लिगामेंट जो होता है वह पीला रेशेदार ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थियों से संबंधित कोशिका, अस्थियों से संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं वह ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट होती हैं, यानी कि इनमें से सभी अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है अस्थियों के अध्ययन को। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सही मिलान चुने। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा मिलान सही है? तो संपोजी अस्थि हैवेर्सियन तंत्र से संबंधित होता है। या किससे संबंधित होता है? तो हैवेर्सियन तंत्र से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है? तो उपास्थि में, जो उपास्थि होती है उसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। ढीला संयोजी ऊतक है। ढीला संयोजी ऊतक कौन है? तो एरियोलर जो होता है वह ढीला संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। तो फिब्रोब्लास्ट एक कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं। अस्थियां किससे बनी होती हैं? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। अस्थियां किससे बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका कौन होती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिका होती है वह अस्थियों को नष्ट करती हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो दांत में जो एनामेल पाया जाता है वह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। एमियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। एमियोब्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो दांत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है जो लंबी अस्थि का भाग नहीं है। यानी कि सब लंबी अस्थि का भाग, यानी कि इसमें से सब एपिफाइसिस भी है लंबी अस्थि, और मेटाफाइसिस भी है और डाईफाइसिस भी है। अगला क्वेश्चन है हैवेर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवेर्सियन तंत्र स्तनधारियों के अस्थियों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो स्तनधारियों के अस्थियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? आधार झिल्ली, तो यह एपिथेलियम ऊतक का अभिलक्षण है। किसका? एपिथेलियम ऊतक का अभिलक्षण है। अगला क्वेश्चन है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? गले में, तो यह उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक डैश को संग्रह करते हैं? तो यह किसको संग्रह करते हैं? तो वसा को संग्रह करते हैं। वसा को एडिपोज ऊतक संग्रह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा अनुपस्थित है? तो यह पक्षियों में नहीं पाया जाता है। अस्थि मज्जा पक्षियों में, यानी कि मेरुदंड पक्षियों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे नहीं बोल रहा था, उपस्थित पूछ रहा है कि अस्थि मज्जा यानी कि मेरु अस्थि मज्जा पक्षी में अनुपस्थित, ये सही है, अनुपस्थित पूछ रहा है, पक्षियों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं? संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं तो कैसा होता है? तो यह सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश के खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है? किसके खिंचाव के कारण? तो उपास्थि, उपास्थि के खिंचाव के कारण शरीर में क्या आता है? मोच आता है। अगला क्वेश्चन है कि कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? किस जनन स्तर से होती है? तो इसमें दो तरह का आंसर आ रहा था। पहला आ रहा था कि अनंत जनन स्तर, हम इसी को रेफर करेंगे कि कंकाल ऊतक की उत्पत्ति अनंत जनन स्तर से होती है। और दूसरा था, यानी कि जो नोट्स है, नोट्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मध्य जनन स्तर इसका आंसर दिया गया था, मध्य जनन स्तर, यानी कि हम इसको ही रेफर करेंगे क्योंकि हम जब क्रॉस चेक कर रहे थे तो यही आंसर दिखा रहा था, अनंत जनन स्तर। हमारा हृदय बना होता है, हमारा हृदय किससे बना होता है? तो सल्की ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, यानी कि ABCD, इसमें से सारे ऊतक होता है उससे हमारा हृदय का निर्माण हुआ रहता है। तो ये हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है। इस वीडियो के हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं लोग। ये सीरीज हम लोग का चलता रहेगा। अब अगला वीडियो हम लोग का खान सर का जो पॉकेट जीके का हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, अगला वीडियो उसका आएगा।